हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक कामता नाथ जी हैं। यह भाग 1 है। इस भाग में हम कहानी का सार देखेंगे और कठिन शब्दार्थ करेंगे। इस कहानी का सार प्रारंभ करने से पूर्व हम इस कहानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि वर्तमान समय में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। मशीनीकरण मतलब मशीनी युग, यानी आज के समय में हर जगह मशीन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, हर जगह आप देखेंगे कि अब जो भी काम होते हैं, जो भी सामान बनता है, वो मशीनों के द्वारा बनता है। पहले यह सब कार्य लोगों के द्वारा होता था। इसे आदमी लोग करते थे, औरतें लोग करते थे। यह सब कार्य हाथों से होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोगों को हटाकर वहाँ पर मशीनें सेटअप कर दी जा रही हैं। मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। तो जिससे क्या बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। यानी अब लोगों के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। यह उनके पैतृक उद्योग हुआ करता था। पैतृक उद्योग यानी जो उनके फोर फादर से चला आ रहा काम था, वही काम अब उनका समाप्त तो होता जा रहा है। हथकरघा उद्योग का स्थान मशीनें लेती जा रही हैं। हथकरघा यानी हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें थी, उसका स्थान अब मशीनें लेती जा रही हैं। लेखक जब छोटा था तो हर वर्ष अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में चला जाया करता था। 1-1.5 महीने वहाँ रहता था और वापस अपने घर आ जाता था। गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति था। लेखक को उसे मामा कहना चाहिए था क्योंकि वो उसके मामा के यहाँ का था, परंतु गांव के सब बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। वह पेशे से मणिहार था। मणिहार मतलब जो चूड़ियाँ बनाता हो। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगियाँ चूड़ी बनाता था। लाख होता है बेटा, एक लाल रंग का पदार्थ होता है जो वृक्ष की टहनियों पर मिलता है। वह उसको इकट्ठा करके उससे लाख की चूड़ियाँ बनाता था। यह कार्य उसके पूर्वजों से चला आ रहा था। वह उसकी बनाई हुई चूड़ियों को सभी लोग प्रसन्नता से ग्रहण करते थे। यानी वह बहुत ही प्रसिद्ध था, उसकी लाख की चूड़ियाँ। गांव की स्त्रियां ही नहीं अपितु बल्कि आस पड़ोस की गांव की स्त्रियां भी उसकी चूड़ियाँ लेने आती थी। लेखक का अपने मामा के घर जाने का कारण सिर्फ यह नहीं था कि उसे वहाँ जाना पसंद था, बल्कि यह भी था कि उसे बदलू काका रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ देते थे, जो कि उसे बहुत पसंद थी। वह सभी को दिखाता था और सभी को उसकी लाख की गोलियाँ बहुत पसंद आती। बदलू का मकान गांव की कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें वह एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। पास में तेज भट्टी रखी थी। भट्टी मतलब जहाँ पर आग जलाई जाती है। वहाँ पर वो लाख पिघलाता। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलनुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंगता रहता था। वह अपनी लाख की चूड़ियों के बदले पैसे ना लेता, वह वस्तु विनिमय का पालन करता। वस्तु विनिमय होता है बच्चों, यानी कि आप कोई चीज़ सामान दे रहे हो तो उसके बदले आप पैसे ना लेकर कोई और सामान ले लो। जैसे कि आपको अपनी चूड़ियाँ बेचनी हैं तो उसके बदले आप पैसे नहीं लोगे, आप उस व्यक्ति से गेहूँ, आटा, चावल, दाल, शक्कर या अन्य कोई सामग्री ले लोगे। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। तो वह वस्तु विनिमय का पालन करता था। बदलू चूड़ियों का पैसों के भाव नहीं बेचता था, लेकिन जब भी कोई विवाह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा उससे बनवाता तो उन्हें चूड़ियों के दाम इतने बढ़ जाते कि रुपए पैसों के साथ साथ उसकी पत्नी के सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और उसकी पगड़ी भी उसे मिलती। एक बार जमींदार ने अपनी लड़की की शादी पर केवल 10 आने देकर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहा था, परंतु उसने देने से साफ मना कर दिया।
बदलू बड़े ही सीधे सरल स्वभाव का था। वह कभी भी किसी से नहीं लड़ता झगड़ता था। कभी कभी जिद्दी अवश्य हो जाता था, जैसे जब भी कोई विवाह शादी के लिए चूड़ियों का जोड़ा लेता तो वह मनमानी चीज़ें पैसे उनसे लेता। वह अत्यधिक स्वाभिमानी भी था। जमींदार ने चूड़ियों के जोड़े के पैसे न दे करके उसे कम पैसों में चूड़ियाँ लेना चाहा, परंतु उसने मना कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रेम भाव भी उसमें अत्यधिक भरा हुआ था। इतने वर्षों बाद जब लेखक उससे मिलने गया तो उसने उसकी खूब खातिरदारी करी। खूब खातिरदारी करना मतलब खातिरदारी माने होता है अच्छे से खिलाना पिलाना। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके अच्छे से खातिरदारी करते हैं ना, यानी उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उन्हें चाय नाश्ता देते हैं, खाना खिलाते हैं, वही होता है खातिर करना। बचपन में तो वह उसके लिए विशेष रूप से मलाई बचा कर रखता था और रोज़ आम खाने को देता। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। यदि किसी स्त्री को कांच की चूड़ियों पहने देख लेता तो अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल जाता। ईर्ष्या मतलब होता है जलन करना, जेलसी। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता जो कांच की चूड़ियों को पहनते हुए देखता। तो बदलू को शहरी जीवन ज़्यादा पसंद नहीं था। वह लेखक से शहरी जीवन के बारे में हमेशा बात करता था, उसकी पढ़ाई व घर के बारे में पूछता। लेखक ने उसे यह कहने पर कि शहर में स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं, वह स्पष्ट रूप से कहता है कि शहरों की तो बात ही निराली है। वहाँ तो स्त्रियां भी अपने पतियों का हाथ पकड़कर घूमती हैं। उनकी कलाइयाँ बहुत कमज़ोर हैं। वह लाख की चूड़ियाँ कहाँ पहन पाएंगी? अगर पहनेंगी भी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। इसके पश्चात वह लेखक से और अधिक बातें करता है। लेखक से शहर के बारे में जान जानकर उस पर कटाक्ष भी करता रहता है। पिता की बदली दूर शहर में हो जाने के कारण लेखक काफ़ी समय तक अपने गांव नहीं जा सका। वह लगभग 8-10 वर्ष बाद अपने गांव पहुंचा। अब उसका बदलू से लाख की रंग बिरंगियां गोलियां लाने का जो शौक़ था, जो पसंद थी, वो समाप्त हो चुकी थी। इसलिए उसे बदलू का ख्याल भी नहीं आया। एक दिन अचानक से लेखक की मामा की बेटी आंगन में फिसल गई। उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ थी जो कि टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई और खून बहने लगा। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की, यानी उसका इलाज किया। अचानक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू काका का उसे ख्याल आ गया। वह शाम को घूमते घूमते बदलू काका के घर पहुंच गया। बदलू का ठिकाना आज भी वही था, यानी बदलू का घर आज भी वही था। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा हुआ था। लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर ही उसने लेखक को पहचाना, यानी जब वो 8-10 साल बाद बदलू के सामने पहुंचा तो वह बदलू को पहचान नहीं पाया। लेकिन जब लेखक ने बताया कि वह कौन है और वह पहले इस गांव में आता था, तो वह लेखक को पहचान गया। अब लेखक बदलू के बारे में बताता है कि बदलू का जो शरीर था वह बुढ़ा हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थी। दमे की तरह उसको एक खांसी हो गई थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। लेखक ने जब काका से उनके काम के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि काम तो कई वर्षों से बंद पड़ा है। अब मेरी बनाई चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। अब तो गांव के सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ होती है। ये शब्द कहते कहते लग रहा था कि काका के अंदर कोई बहुत ही बड़ा दुख बैठा हो जिसे वह शब्दों से बयान नहीं कर पा रहे हों। लेकिन यह दुख छिपाई नहीं छिप सका। लाख की चूड़ियों का कारोबार बंद होने से बदलू काका अंदर ही अंदर टूट चुके थे। बदलू काका ने अपने काम के बंद हो जाने के बारे में लेखक को बताया, तो साथ ही यह भी कहा कि आजकल मशीन का युग है, सभी काम मशीन से होते हैं। यहाँ तक कि
खेत में भी मशीनों का प्रयोग होता है। मशीनी कांच की चूड़ियाँ भी लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती है। उसका यह कहना कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, लेखक को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि यह सत्य है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती मशीनी मनुष्यों का स्थान लेती जा रही हैं और अधिक संख्या में लोगों का कारोबार बंद होता जा रहा है। अमीर आदमी और अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और अधिक गरीब होता जा रहा है। जब लेखक की खातिरदारी करते हुए बदलू की बेटी रज्जो ने हथेली में आम लाकर लेखक की ओर बढ़ाए तो लेखक उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ देखकर ठिठक गया, अर्थात हैरान हो गया, क्योंकि वे बहुत सुंदर लग रही थी। तभी बदलू ने कहा कि ये मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है। जमींदार की बहन के लिए इसे बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़े के केवल 10 आने ही दे रहा था, इसलिए मैंने उसे देने से इनकार कर दिया। लेखक को जब यह पता चलता है कि जमींदार द्वारा उसकी बहन की शादी का सुहाग का जोड़ा कम दामों में खरीदने पर बदलू ने देने से इनकार कर दिया, तो उसे बदलू काका पर गर्व हो आया कि हालातों ने उसे भले ही हरा दिया हो, लेकिन उसने अपने आप से हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति टूटने वाला नहीं है, वह तो स्वाभिमानी मनुष्य है। तभी तो चूड़ियों के जोड़े को कम दामों में बेचकर उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा, भले ही जोड़ ना बिका हो। यानी कि उसके हाथों की बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ भले ही ना बिकी हों, लेकिन उसका जो सिद्धांत था कि वह चूड़ियों का जोड़ा अच्छे दामों में बेचेगा, इसको उसने नहीं तोड़ा। बच्चों, ये आज की कहानी का सार था। कठिन शब्दार्थ मैंने हर एक स्लाइड में लिखे हैं। आप लोग का गृह कार्य ये है कि आप लोग इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अगले भाग में हम आपसे मिलते हैं।